हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 6। तो बेटे ये 11वें यूनिट का छठा वीडियो है। और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे मिथाइल अल्कोहल, या आईयूपीएसी में इसे आप कह सकते हो मिथेनॉल। तो आज हम बेटे मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अणु सूत्र होता है CH3OH। ठीक है बेटे, हमें मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल में क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीथेनॉल बनाने की विधियां। उसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक गुण, और भौतिक गुण के बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण, और बेटे रासायनिक गुण के बाद हम पढ़ेंगे मीथेनॉल के उपयोग, और फिर पढ़ेंगे मीथेनॉल के परीक्षण, कि मीथेनॉल को आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हो कि दिया गया यौगिक मीथेनॉल है या नहीं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है मिथाइल अल्कोहल, या मिथाइल अल्कोहल को आप कह सकते हो मीथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल तो बेटे इसका सामान्य नाम होता है, और मीथेनॉल होता है इसका आईयूपीएसी नाम। इसका अणुसूत्र होता है CH3OH, क्योंकि CH3 एल्काइल ग्रुप का नाम होता है मिथाइल, और OH को हम लिखते हैं अल्कोहल के रूप में। तो ये मिथाइल अल्कोहल है। बेटे मिथाइल अल्कोहल को आप कास्ट स्प्रिट भी कह सकते हो। कास्ट का मतलब लकड़ी, क्योंकि इसे आप लकड़ी से प्राप्त करते हो, इसलिए आप मिथाइल अल्कोहल को कास्ट स्प्रिट या कास्ट नैफ्था भी कह सकते हो, क्योंकि ज्यादातर मिथाइल अल्कोहल लकड़ी से ही प्राप्त किया जाता था। ठीक है, पुराने समय में। देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है मिथाइल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। बेटे सामान्य विधियों का मतलब है, जब हम मिथाइल अल्कोहल को कम मात्रा में बनाते हैं तो कम मात्रा में बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। वैसे मैंने आपको हर एक तरह के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के बहुत तरीके सिखाए हैं, और उन बहुत सारे तरीकों में से, बहुत सारी विधियों में से कुछ मुख्य विधियां मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो बेटे बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि ध्यान से देखो जरा। आप क्या करोगे, आप मिथाइल क्लोराइड लोगे, ये लिखा मैंने CH3Cl। आप मिथाइल क्लोराइड लो और इसके ऊपर जलीय NaOH का रिएक्शन कराओ, यानी कि इसका करो जल अपघटन। ये लिख दिया NaOH, और ब्रैकेट में लिख दिया एक्वस। तो जब जलीय NaOH का आप रिएक्शन कराते हो तो आपको पता है कि यहाँ से Na निकलता है, यहाँ से Cl। इस तरीके से आप एक हल्की सी रेखा द्वारा इन्हें बॉक्स में बंद कर सकते हो, और जो साइड प्रोडक्ट NaCl निकला है उसे तीर के नीचे इस तरीके से लिख सकते हो। NaCl साइड प्रोडक्ट निकलता है, मेन प्रोडक्ट क्या आता है CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बना है CH3OH। ठीक है बेटे, आपको इसका नाम पता होना चाहिए जिसका हमने NaOH के जलीय विलयन से जल अपघटन किया है, CH3Cl। CH3 का मतलब क्या होता है बेटे, मिथाइल, और Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। आप मिथाइल क्लोराइड इसका सामान्य नाम बता सकते हो। और आईयूपीएसी नाम बताओ क्या होता है इसका। CH3Cl का आईयूपीएसी नाम होता है, Cl का मतलब क्लोरो, ठीक है, और CH3 का मतलब मीथेन। क्लोरोमीथेन भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, चाहे आप मिथाइल क्लोराइड कहो या क्लोरोमीथेन। NaOH तो बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनकर आया है CH3OH, उसे आप चाहे तो कहो मिथाइल अल्कोहल
या IUPAC में आप कह सकते हो मीथेनॉल। तो एक तो तरीका यह है बेटे मीथेनॉल बनाने का। अब देखो दूसरा तरीका, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मान लो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, देखो फॉर्मल्डिहाइड लिखा ना HCHO, ये HCHO है, ध्यान रखना HCHO, संरचना को मैंने खोलकर लिखा है यहाँ, ये फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है बेटे? फॉर्मल्डिहाइड। यदि आप फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन करोगे ना, ये लिख दिया मैंने, अपचयन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने यूज किया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमें मिलते हैं नवजात हाइड्रोजन, और ये नवजात हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन क्या करते हैं, इसमें से पाई बॉन्ड यानी एक बॉन्ड को तोड़ देते हैं, एक H इधर जुड़ता है, एक H इधर जुड़ता है। तो यहाँ क्या बना है, C के ऊपर कितने H आए, 1 2 3, तो ये तो बना CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड बचेगा। O के ऊपर क्या जुड़ गया बेटे, H, तो CH3OH, क्या बना ये आपका बन गया मिथाइल एल्कोहल, या आप कह सकते हो मीथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल या मीथेनॉल। ठीक है बेटे, तो एक तरीका ये आपको याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड से भी आप मीथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल बना सकते हो। अच्छा, एक तरीका तीसरा आप यूज कर सकते हो कि यदि आपके पास CH3 COO CH3 है, देखो इसका नाम बताओ क्या है, CH3 COO CH3, ये तो है मिथाइल, और यहां से लेके यहां तक का जो आपके पास हिस्सा है इसे आप कहोगे एसीटेट, तो मिथाइल एसीटेट है आपके पास। चलो मैं यहाँ नाम लिख रहा, मिथाइल एसीटेट। तो आप मिथाइल एसीटेट लोगे और मिथाइल एसीटेट का आप करोगे जल अपघटन। देखो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, जल अपघटन के लिए मैंने HOH लिख दिया, माध्यम चाहे तो अम्लीय ले लो और या फिर ले लो क्षारीय, यानी कि अम्ल का जलीय विलयन ले लो या क्षार का जलीय विलयन ले लो, आप माध्यम अम्लीय या क्षारीय में से कुछ भी ले सकते हो। तो क्या होगा बेटे, यहां से बॉन्ड टूटता है, आपको पता है HOH कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो यहाँ क्या बना CH3 COOH, एक तो बनता है बेटे CH3 COOH, साथ में और क्या बनता है, एक बनता है CH3OH जो हमें बनाना था, CH3OH, यही तो बनाना था हमें। ये था हमारा मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। जब आपने इसका जल अपघटन किया है, मैं नीचे लिख दूं, चलो जल अपघटन, मिथाइल एसीटेट का जब आपने जल अपघटन किया है तो आपको मिला है CH3 COOH, जिसे आप कहते हो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है ना इसका सामान्य नाम, और एक मिला है CH3OH जो हम पढ़ रहे हैं मिथाइल एल्कोहल। क्या है बेटे, मिथाइल एल्कोहल, या आप मिथेनॉल भी कह सकते हो। तो एक विधि ये याद रखनी है कि मिथाइल एसीटेट का यदि आप जल अपघटन करोगे तो भी आपको मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। अब देखो चौथी विधि, ध्यान से देखियो। मान लो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, देखो ये फॉर्मिक एसिड है हमारे पास, मैं नीचे लिख दूं नाम इसका, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, मैंने ऊपर इसकी संरचना खोल के लिखी है फॉर्मिक एसिड की। यदि आप फॉर्मिक एसिड का अपचयन करते हो, देखो अपचयन सिखा रखी है ये सारी रिएक्शन, LiAlH4, इससे आपको मिल जाएंगे नवजात हाइड्रोजन, और हमें तोड़ना है यहाँ डबल बॉन्ड, तो नवजात हाइड्रोजन में यहाँ 4 लिखता हूँ, 4 इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये डबल बॉन्ड तोड़ना है। सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 4 नवजात हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो 2 हाइड्रोजन तो बेटे ऊपर जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे नीचे, क्योंकि आप डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो 2 परमाणुओं के जुड़ने की आवश्यकता है संयोजकता पूरी करने के लिए। बताओ ये क्या निकला है, H2O, तो यहाँ साइड प्रोडक्ट को आप तीर के नीचे लिख सकते हो H2O।
मेन प्रोडक्ट, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन पहले से ही था, दो नए आ गए, तो ये बना यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड के बाद क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो ये बन गया आपका मिथाइल अल्कोहल। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप नवजात हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हो किसी भी यौगिक के ऊपर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप उस यौगिक का क्या कर रहे हो, अपचयन कर रहे हो। ठीक है बेटे, ये सारी रिएक्शंस बेटे मैंने पहले से ही आपको सिखा रखी हैं। कितनी विधि हुई, 1 2 3 4, एक विधि और सीख लो। चलो नंबर 5, यदि आपके पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और उसमें भी CH3MgBr है, ये CH3MgBr, पता है ना इसका नाम क्या होता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन आप करोगे ऑक्सीजन के साथ, मैं लिख दूं यहाँ O2, तो आपको पता है कि जब ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करोगे तो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा, यही तो जुड़ेगा यहाँ। ये तो रिएक्शन मैंने करा रखा है, ये बनेगा CH3OMgBr, ये बनेगा CH3OMgBr। ठीक है, इसे आप कह सकते हो मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आप इसका कर दो जल अपघटन, मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जल अपघटन जैसे ही आप करोगे HOH से, तो आपको पता है बॉन्ड यहाँ से टूटता है और यहाँ जुड़ता है H और यहाँ जुड़ता है OH, ये तो बना CH3OH। CH3OH ही तो हमें बनाना था, प्लस ये बना MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये साइड प्रोडक्ट है। तो इस तरह का रिएक्शन आप लिख सकते हो नंबर 5 पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है CH3OH। तो बेटे यदि हम बात करते हैं सामान्य विधियों की, तो सामान्य विधि का मतलब होता है जब आपको यौगिक या पदार्थ को बनाना हो कम मात्रा में, और यदि बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना हो तो हमें प्रयोग करनी होती हैं औद्योगिक निर्माण की विधियां। अच्छा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर औद्योगिक निर्माण की विधियां भी मैं आपको समझाऊंगा। ले लो बेटे स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। बेटे अब हम सीखेंगे औद्योगिक निर्माण की विधियां। आपको इस बात का स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि औद्योगिक निर्माण का मतलब होता है जब किसी पदार्थ को या किसी यौगिक को बहुत अधिक मात्रा में बनाना हो। ठीक है बेटे, तो औद्योगिक निर्माण की विधियों में सबसे अच्छी विधि और सबसे पुरानी विधि है लकड़ी के भंजक आसवन से। तो लकड़ी के टुकड़ों से CH3OH को बनाया जाता था पहले, और कुछ फैक्ट्रियों में आज भी बनाया जाता है इसी विधि से। लकड़ी से बनाए जाने के कारण ही इसे कास्ट स्प्रिट या कास्ट नेफ्था कहते हैं। ठीक है बेटे, तो इस विधि में लकड़ी के भंजक आसवन से जो विधि हमने लिखी है, इसमें आपको क्या करना है, नंबर 1 डाल के बता रहा मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक काम करोगे कि लकड़ी के टुकड़े लोगे। क्या लोगे, लकड़ी के टुकड़े, ये लिख दिया मैंने लकड़ी। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, क्योंकि थोड़ी बड़ी विधि है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लकड़ी के टुकड़े लेंगे, जिन्हें कुछ बच्चे कहते हैं लकड़ी के गुटके, और उन लकड़ी के टुकड़ों को गर्म करेंगे हम विदाउट ऑक्सीजन। मैंने लिखा डेल्टा, यानी कि गर्म करेंगे विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट का मतलब के बिना, किसके बिना, ऑक्सीजन के बिना या वायु के बिना आप उन्हें गर्म करोगे। हमने क्या करा, लकड़ी के टुकड़े लिए और लकड़ी के टुकड़ों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन के बिना हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको दो चीज मिलेंगी। नंबर 1, एक तो आपको मिलेगा कास्ट कोयला, यानी लकड़ी का कोयला। भाई जब आप लकड़ी के टुकड़ों को गर्म करोगे तो लकड़ी का कोयला तो आपको मिलेगा ही। नंबर 2, दूसरी आपको मिलेगी वाष्प, जो गर्म करने से वाष्प निकलेगी, वो वाष्प भी आपको प्राप्त होगी। तो पहला पॉइंट आपको समझना है ध्यान से। आपके पास क्या है, लकड़ी के टुकड़े हैं, आपने उन्हें गर्म करा,
विदाउट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के बिना गर्म करा। आपको नंबर 1 पे तो मिला कास्ट कोयला, जो लकड़ी के टुकड़े थे मैं कोयले में बदल जाएंगे, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, उन्हें आप अलग निकाल के रख दो। नंबर 2 पे आपको मिलेगा लकड़ी के टुकड़ों को गर्म करने से उत्पन्न होने वाली वाष्प। हमें बेटे इस वाष्प की आवश्यकता है। इस वाष्प को हम प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? नंबर 2 पॉइंट में समझा रहा कि वाष्प का क्या करना है। ये जो वाष्प आपको मिली है, इस वाष्प को आप ठंडा करोगे। क्या करोगे? ठंडा। और वाष्प को ठंडा करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हो संघनित्र का। इसका संघनित्र या कंडेंसर का प्रयोग कर सकते हो। यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो संघनित्र। ये जो वाष्प हमें मिली है, इस वाष्प को ठंडा करने के लिए हम संघनित्र का प्रयोग करेंगे। और संघनित्र से जब आप इस वाष्प को ठंडा करते हो तो वाष्प का ज्यादातर हिस्सा द्रव में बदल जाता है, यानी कि वाष्प हो जाती है द्रवीभूत। क्या हो जाती है? द्रवीभूत, लिक्विफाई। तो वो वाष्प का ज्यादातर हिस्सा तो द्रव में बदल जाएगा, पर कुछ हिस्सा वाष्प का ऐसा होगा जो ठंडा करने के बावजूद भी द्रव में नहीं बदलेगा। मैं उस वाष्प को कहूंगा काष्ठ गैस, या लकड़ी से प्राप्त होने वाली गैस, जो ठंडा करने पर भी द्रव अवस्था में नहीं बदल रही है। तो इस काष्ठ गैस को अलग इकट्ठा कर लो, जैसे काष्ठ कोयले को अलग इकट्ठा करा था। हमें अब आवश्यकता है इस द्रव की। यह जो द्रव है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब आप क्या करोगे? ध्यान से देखते रहिए बेटे। ये जो आपको द्रव प्राप्त हुआ है वाष्प को ठंडा करने से, संघनन के कारण प्राप्त होने वाला द्रव, आप इस द्रव को जब एक बर्तन में भर के रखोगे ना, ध्यान से देखियो, जब आप इस द्रव को एक बर्तन में भर के रखोगे ना, तो कुछ घंटों बाद आपको पता चलेगा कि इस द्रव की 2 परत बनी है। एक परत तो ऊपर वाली और एक परत नीचे वाली। ये जो ऊपर वाली परत होती है ना, ऊपर वाली परत यानी कि जो द्रव की परत ऊपर की तरफ हमें मिलेगी कुछ घंटे रखने के बाद, वो परत भूरे रंग की होगी। वो द्रव कैसा होगा? भूरा। और जो नीचे वाली परत होगी, वो नीचे वाली परत होगी काले रंग की, जैसे तारकोल होता है ना, तारकोल। ये नीचे वाला जो द्रव होगा वो काले रंग का होगा, गाढ़ा द्रव होगा तारकोल जैसा। तो ऊपर वाला जो द्रव है उस भूरे रंग के द्रव को हम कहते हैं, ध्यान से इसका नाम रखना आपको याद, पाइरो लिग्नियस अम्ल। इसे याद रखना है सब बच्चों को कि जो आपको बर्तन में ऊपर की तरफ हल्के भूरे रंग का द्रव प्राप्त होता है उसका नाम होता है पायरोलिग्नियस अम्ल। और नीचे काले रंग का जो तारकोल जैसा द्रव प्राप्त होता है उसे कहते हैं काष्ठ यानी लकड़ी का टार यानी तारकोल। अब हमें इस कास्ट टार की तो कोई जरूरत नहीं, इसे तो अलग रख दो। जैसे आपने कास्ट कोयले को अलग रख दिया, कास्ट गैस को अलग रख दिया, तो कास्ट टार यानी कि लकड़ी के तारकोल को भी अलग रख दो। इनके अलग अलग हम जगह प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमारे काम की चीज है ये भूरे रंग का द्रव जिसे आप कहते हो पायरोलिग्नियस अम्ल। यदि मैं इस पायरोलिग्नियस अम्ल की बात करूं तो इस पायरोलिग्नियस अम्ल में बेटे 3 चीज होती हैं। इसमें क्या क्या होता है मैं यहाँ लिख दूं ब्रैकेट में। एक तो होता है इसमें एसिटिक एसिड CH3COOH, और एक होता है इसमें एसीटोन CH3COCH3, एसीटोन ही तो है। और एक होता है हमारा टारगेट CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, जिसे हम बनाना सीख रहे हैं। इन 3 चीजों के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी चीजें उपस्थित होती हैं, पर मुख्य रूप से पायरोलिग्नियस अम्ल में 3 चीज हैं, सिरका यानी एसिटिक अम्ल, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल। ये 3 चीज हैं और इनमें से हमें प्राप्त क्या करना है? CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल हमारा टारगेट है। तो ये 3 काम तो आप कर ही लोगे। नंबर 4 पे आप क्या करोगे? ध्यान से देखियो जरा। नंबर 4 पे आप क्या करोगे कि ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल है जिसमें ये 3 चीज मुख्य रूप से उपस्थित हैं, मैं लिख दूं यहां पायरोलिग्नियस एसिड।
ये पायरोलिग्नियस एसिड की वाष्प बना लो आप। जब आप इसे गर्म करोगे ना, तो गर्म करने से इसकी बन जाएंगी वाष्प। पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प है ये। किसकी वाष्प है? पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प है। इसे आपने अलग कर लिया निथार के। काले रंग का जो कास्ट टार था वो तो नीचे ही है, और पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्पों को आपने, पायरोलिग्नियस अम्ल को अलग करके उसे गर्म करा और उसकी वाष्प बनाई। इसकी वाष्प को आपको प्रवाहित करना है बुझे हुए चूने में या चूने के पानी में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी या बुझा हुआ चूना। तो जब आप ऐसा करते हो ना कि पायरोलिग्नियस एसिड की गर्म करके वाष्प बनाई और वाष्प को चूने के पानी में प्रवाहित करा, तो ऐसा करने से पता क्या होता है? ये चीज अलग हो जाती है। ये क्या है? ये CH3COOH, CH3COO का होल ट्वाइस Ca में लिखूं, Ca में बदल कर अलग। किस तरह अलग हो जाता है देखो, मैं समझाऊंगा कैसे अलग हो जाता है। आपको पता है कि ये तो हमारे पास है CH3COOH। भाई उन वाष्पों में एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड की वाष्पें होंगी CH3COOH। ये तो एसिटिक अम्ल की वाष्पें हैं, और हमने एसिटिक अम्ल की वाष्पों को प्रवाहित किया है चूने के पानी में। चूने के पानी का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, यही तो होता है। तो जब आप वाष्पों को प्रवाहित करोगे चूने के पानी में, तो वाष्पों में तो तीनों चीज होंगी, ये भी और ये भी। पर इन तीनों में से चूने के पानी के साथ सिर्फ एसिटिक एसिड ही रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा? कि यहां से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH। देखते रहो ध्यान से, देख रहे आप, यहां से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH, इस तरीके से। तो यहाँ क्या बना? CH3COO कितने हैं? 2, और Ca 1 है। तो CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये अवक्षेप है। उस बर्तन में नीचे बैठ जाएगा जिस बर्तन में आपने चूने का पानी भर रखा है, जिसमें आप पायरोलिग्नियस एसिड की वाष्प को प्रवाहित करोगे ना, उस बर्तन में कैल्शियम एसीटेट नीचे बैठ जाएगा। ये अवक्षेप का निशान है। और साथ में क्या बनेगा? HOH। ये तो H2O है, इससे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, चूने का पानी तो था और ये भी पानी है। तो हमें एक बात पता चली है यहाँ कि पायरोलिग्नियस एसिड में 3 चीज होती हैं, एसिटिक एसिड, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल। आप इस पायरोलिग्नियस एसिड को गर्म करके इसकी वाष्प बना लो, वाष्प को चूने के पानी में प्रवाहित कर दो। ऐसा करने से क्या होगा? तीनों में से कौन अलग होगा? एसिटिक एसिड कैल्शियम एसीटेट में बदलकर अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैंने रिएक्शन आपको बता दिया। तो अब मुझे यूं बताओ, आपके पास बचा क्या है? अब उसमें 2 चीजें बची है, एसीटोन और CH3OH। तो नंबर 5 पे आप क्या करोगे? ध्यान से देखिए जरा, नंबर 5 पे क्या करना है। नंबर 5 पे आपके पास एक तो बचा है CH3COCH3 एसीटोन प्लस, और क्या बचा है? CH3OH। अशुद्धियां तो है ही, अशुद्धियों को मैं लिख नहीं रहा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें और भी। आप इस विलियन को या इस पायरोलिग्नियस एसिड को लगभग 56 डिग्री सी पर गर्म कर दो। कितने पे? 56 डिग्री सी। जब आप 56 डिग्री सी पर इसे गर्म करोगे तो इसमें से अलग होना शुरू हो जाएगा CH3COCH3 यानी एसीटोन। क्योंकि ये माइनस का निशान है, बॉन्ड नहीं समझना इसे किसी को, माइनस, इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा CH3COCH3। वास्तविकता तो ये है कि हमें करना पड़ेगा प्रभाजी आसवन। यहां लिख दूं मैं, हम क्या करेंगे? यहाँ प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। पढ़ा था ना आपने 11th क्लास में। जब आप यहाँ प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करोगे तो 56 डिग्री सी पर इस विलियन को, इस मिश्रण को गर्म करने पर आपका जो एसीटोन है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा? CH3OH बचेगा, और CH3OH के साथ कुछ अशुद्धियां भी तो बचेंगी। भाई बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें घुली हुई हैं। हमने तो पायरोलिग्नियस एसिड में मुख्य रूप से 3 चीजें बताई आपको।
पर क्या इन तीन के अलावा कुछ और पदार्थ या अशुद्धियां भी उपस्थित होंगी? आप कहोगे कि सर बिल्कुल होंगी उपस्थित। तो आपके पास जो विलियन है पायरोलिग्नियस एसिड, उसके अंदर सिर्फ बचा है CH3OH। अब आप इसे 64.7 डिग्री C पे गर्म कर दो। ये इनके क्वथनांक है जो मैं लिख रहा हूं, 64.7 डिग्री C इसका क्वथनांक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो आश्रित होगा वो शुद्ध CH3OH, शुद्ध मिथाइल अल्कोहल आश्रित हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा। और यहाँ आपके पास अशुद्धियां शेष बचेंगी। उस पायरोलिग्नियस एसिड में क्या बचेंगी? अशुद्धियां बचेंगी शेष। तो ये तरीका है CH3OH आपको शुद्ध अवस्था में सबसे लास्ट वाले स्टेप में प्राप्त हुआ है। और इस सारी विधि को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटे। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा, देखो जरा ध्यान से। हमने क्या करा था, हमारी विधि है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। क्या करा, लकड़ी के टुकड़े लिए, उन्हें गर्म करा विदाउट ऑक्सीजन, बिना वायु के गर्म करा। दो चीज मिली, लकड़ी का कोयला और लकड़ी की वाष्प। आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, इसे तो अलग स्टोर कर दो आप। आपने जो वाष्प ली, उन वाष्प को संघनित्र द्वारा ठंडा करा। ठंडा करने से वाष्प का कुछ हिस्सा तो द्रव में बदल गया और कुछ हिस्सा द्रव में नहीं बदला, उसे हमने कहा लकड़ी की गैस। उन्हें आपने अलग स्टोर कर लिया। अब हमें इस द्रव की जरूरत है। ये जो द्रव है, इस द्रव को जब बर्तन में भरा तो बर्तन में भरने से दो परत बनी। ऊपर वाली जो भूरी परत है उसे कहा पायरोलिग्नियस अम्ल, और इसमें तीन चीज हैं, एसिटिक एसिड, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल। नीचे वाली जो गाढ़ी परत है, काले रंग का गाढ़ा द्रव है, उसे हमने कहा कास्ट टार, यानी लकड़ी का तारकोल। इसे आप अलग स्टोर कर दो। हमें तो ऊपर वाले की जरूरत है पायरोलिग्नियस एसिड की, जिसमें ये तीन चीज मुख्य रूप से उपस्थित हैं। पायरोलिग्नियस एसिड को आप गर्म करोगे, उसकी वाष्प बनाओगे फिर दोबारा, और उस वाष्प को चूने के पानी में प्रवाहित करोगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी। चूने के पानी में जब प्रवाहित करोगे तो आपका जो CH3COOH है, पहला कंपोनेंट, वो कैल्शियम एसीटेट में अवक्षेपित हो जाएगा और अवक्षेप में बदलकर अलग हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये रिएक्शन यहाँ बताई कि कैसे एसिटिक अम्ल ने चूने के पानी से क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट का अवक्षेप बनाया है, और वो अवक्षेप उस बर्तन में जिसमें चूने का पानी भरा हुआ है उसमें कैसे बैठ गया है नीचे। नंबर 5 पे आपके पास जो है एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल का मिश्रण बचेगा। इसे आप 56 डिग्री C पे इसका प्रभाजी आसवन करोगे तो एसीटोन अलग हो जाएगा। और अब आपके पास मिश्रण में मुख्य उत्पाद बचेगा CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। इसे 64.7 डिग्री C पे गर्म करोगे तो शुद्ध मिथाइल अल्कोहल अलग हो जाएगा। और आपके पास जो बर्तन बचेगा, उस बर्तन में जो भी मटेरियल बचेगा वो अशुद्धियां ही होंगी। क्या बचेंगी बेटे? अशुद्धियां। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है औद्योगिक निर्माण का। अब देखो, औद्योगिक निर्माण की दूसरी विधि बता रहा मैं आपको। ठीक है, यहाँ नंबर 2 लिखा मैंने, दूसरी विधि औद्योगिक निर्माण की। यहाँ हेडिंग लिख रहा बेटे, जल गैस। जल गैस, या जल गैस को आप कह सकते हो भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस द्वारा आप जल गैस या भाप अंगार गैस द्वारा भी बना सकते हो CH3OH। कैसे बना सकते हो देखना जरा ध्यान से। ये सब औद्योगिक निर्माण की विधियां हैं जब ज्यादा मात्रा में आपको बनाना हो। इसके लिए आप क्या करोगे, जल गैस लोगे CO+H2। ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण हमें प्राप्त होता है तो इसे कहते हैं जल गैस। मतलब पानी की भाप को अंगारे के ऊपर प्रवाहित करना। अंगारा तो समझ रहे आप, कोयला, लाल कोयला। पानी की भाप को जब कोयले के ऊपर, लाल कोयले के ऊपर प्रवाहित करते हैं, जब हमें CO और H2 का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम कह सकते हैं जल गैस या भाप अंगार गैस। जब जल गैस के ऊपर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हो, यानी इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हो, तो हाइड्रोजनीकरण करने से क्या होता है, इसके ऊपर मैं उत्प्रेरक लिखूंगा, थोड़ा तीर का निशान बड़ा बना दो।
तो बेटे क्या होता है, जब आप इसके ऊपर हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हो, उत्प्रेरक यहाँ जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का मिश्रण उत्प्रेरक का काम करता है, और बेटे Cr2O3 करता है उत्प्रेरक के वर्धक का काम। ध्यान से सुन लियो इस चीज को। टेम्परेचर आपको लगभग 300 डिग्री सी रखना है, 300 से 400 लिख दो। जब आपको ये टेम्परेचर याद नहीं रहते हैं तो डेल्टा लिख देना चाहिए इसकी जगह, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके एग्जाम में जो नंबर मिलेंगे उसके ऊपर। ये बहुत सारे टेम्परेचर हैं, बहुत सारे उत्प्रेरक हैं। यदि आप टेम्परेचर और उत्प्रेरक को याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं याद है तो खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ लिख देना है कि यार कोई उत्प्रेरक था, तो यहाँ आप लिख दो यहाँ उत्प्रेरक, यहाँ लिख दो डेल्टा, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो जल गैस या भाप अंगार गैस के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में और अधिक ताप पर, तो क्या होता है, हमें मिलता है CH3OH। CH3OH कैसे मिलता है, देखो कार्बन एक है, हाँ एक है, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हैं, 3 और 1 4, ऑक्सीजन एक है, CH3OH मिल जाएगा। तो ये तरीका है जल गैस या भाप अंगार गैस द्वारा। अच्छा, एक तरीका और है औद्योगिक निर्माण का। एक तरीका है कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन जोड़नी है इसमें भी। कार्बन मोनोऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन की क्रिया आप कराते हो तो भी आपको CH3OH प्राप्त होता है, और ये भी औद्योगिक निर्माण की एक विधि है। कैसे बेटे, देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और इसके ऊपर रिएक्शन कराना है हमें 3H2 का, और यहाँ भी वही उत्प्रेरक है जो हमने ऊपर यूज किया है। कौन सा उत्प्रेरक है, जिंक ऑक्साइड के साथ कॉपर ऑक्साइड, इन दोनों का मिश्रण, और Cr2O3 क्या है, यहाँ उत्प्रेरक का वर्धक है, और टेम्परेचर यहाँ भी लगभग 300 डिग्री सी है। टेम्परेचर उतना ही है 300 डिग्री सी, और यदि आपको वायुमंडल की बात बताऊं तो 200 वायुमंडलीय दाब है। तो ऐसा करने से क्या होता है, देखो CO के साथ 2 H2 की जरूरत पड़ी थी, यहाँ तो 3 H2 हैं, तो एक H2 तो बचेगा, 2 H2 तो जुड़ के क्या बना लेंगे, CH3OH, और एक H2 हमारा निकल जाएगा अलग। तो ये भी एक तरीका है CH3OH बनाने का। ठीक है बेटे। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और है, नंबर 3, नंबर 4 यहाँ समझा दूं मैं, अभी है जगह थोड़ी ही, आप अपने नोट्स में नीचे लिखना इसे। आपके पास यदि मीथेन है और मीथेन का आप ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण, मीथेन के ऑक्सीकरण से, मीथेन के ऑक्सीकरण से यदि आप मीथेन का ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो भी आपको क्या मिलता है, CH3OH। ठीक है, देखो ये मीथेन है, इसका हाफ O2 से आप रिएक्शन करा दो, क्या मिलेगा बताओ आपको, आपको मिलेगा CH3OH। देखो कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, 3 और 1 4, ऑक्सीजन एक ही तो है, ये रहा एक ऑक्सीजन। हाफ O2 का मतलब O ही तो होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ उत्प्रेरक कॉपर होगा, टेम्परेचर वही होगा आपका 300 डिग्री सी। ठीक है, और यदि कोई दाब पूछता है तो दाब आपको बताना है तो बता दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं होता है इतनी सारी चीजें बताना, पर आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। 100 वायुमंडलीय दाब पर मीथेन का ऑक्सीडेशन यदि आप करोगे तो आपको मिल जाएगा CH3OH। तो ये सब हैं बेटे औद्योगिक निर्माण की विधियां। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हैं, पर मुख्य विधियां ये हैं जिन्हें आपको एक बार पढ़ के जाना है जरूर। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें इन सारी विधियों को नंबर से याद करना नहीं होता है कि कभी आप इनमें रट्टा मारो कि पहले नंबर पे यह विधि है, दूसरे नंबर पे यह विधि है, तीसरे नंबर पे यह विधि है, चौथे नंबर पे यह विधि है। इस तरह नहीं इन्हें याद करना होता है, कभी आप शुरू से लेकर रट्टा मार दो इनमें। आपको ये सारी विधियां आनी चाहिए कि यदि इसके ऊपर इसका रिएक्शन कर दिया तो क्या बनेगा, या फिर हमें इस पदार्थ से इस पदार्थ को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त होगा,
ये चीजें आनी चाहिए, इन्हें क्रम से रट्टा नहीं मारना है आपको, ठीक है। क्योंकि इस तरह कभी नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि CH3OH बनाने की 10 विधियों को बताइए, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आने का, या 5 विधियों को बताइए या 6 विधियों को बताइए। आपको नंबर से रट्टा नहीं मारना, रिएक्शन आनी चाहिए सारी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं भौतिक गुण बताऊंगा बेटे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटे भौतिक गुण मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल के भौतिक गुण। वैसे अल्कोहल के भौतिक गुण मैंने आपको बहुत सारे सिखा रखे हैं, पर भौतिक गुण में आपको नंबर 1 तो ये याद रखना है कि ये जो है रंगहीन कोमा उदासीन तथा ज्वलनशील द्रव है। द्रव है लिख दो या होता है लिख दो, एक ही बात है, ठीक है बेटे। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि रंगहीन है, उदासीन है और ज्वलनशील है और द्रव है। भाई CH3OH द्रव है ना। नंबर 2, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इसका जो क्वथनांक होता है, अभी मैंने समझाया था आपको, इसका क्वथनांक बताया था, इसका क्वथनांक होता है 64.7 डिग्री C होता है। अभी वो जो लकड़ी के भंजक आसवन से हमने बनाया है, इसमें इसका क्वथनांक बताया था ना। एक तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। जल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण, भाई जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ना अल्कोहल, घुलनशील होता है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि CH3OH जल में घुलनशील क्यों होता है, तो आपको बताना चाहिए क्योंकि CH3OH जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, जितने भी कार्बनिक विलायक हैं, भाई कार्बनिक विलायकों में तो घुलनशील होगा ही, कार्बनिक विलायकों में तो घुलनशील होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि ये अध्रुवीय है और कार्बनिक है। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। भाई CH3OH अध्रुवीय है और कार्बनिक पदार्थ है, तो जो कार्बनिक पदार्थ है वो कार्बनिक विलायकों में तो घुलनशील होगा ही, ये बात तो पक्की है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना आप, ये जो है ना CH3OH, ये बेटे जल से हल्का होता है, जल से हल्का होता है, यानी कि इसका घनत्व पानी से कम है। यदि आप पानी में इसे घोल दोगे तो वैसे तो पानी में घुल जाएगा, पर यदि पानी का ऊपर इसका परत देखोगे तो इसका परत हमेशा पानी के ऊपर ही बनेगा, यदि वो पानी में नहीं घुला है तो। पर ये तो बात बड़ी नॉर्मल है कि इसे पानी में तो घुलना ही है, ठीक है बेटे। अच्छा एक चीज और है, इसकी जो गंध होती है ना बेटे, इसकी गंध किसकी? CH3OH की। इसकी गंध बेटे स्प्रिट के समान होती है। स्प्रिट तो आपको पता है डॉक्टर्स के पास होती है, स्प्रिट के समान होती है। जो डॉक्टर्स होते हैं ना, चोट के ऊपर यदि कहीं चोट लग गई तो स्प्रिट लगाएंगे, उसमें से जो स्मेल आती है ना वो खतरनाक वाली स्मेल, ऐसी स्मेल होती है किसकी? CH3OH की। और एक इसका गुण आप जरूर याद रखोगे, अत्यधिक विषैला, अत्यधिक विषैला होता है। चलो मैं ऐसे लिख लूं, अत्यधिक विषैला होने के कारण अंधापन कोमा पागलपन, अंधापन कोमा पागलपन व मृत्यु
मृत्यु का कारण बन सकता है। यदि ज्यादा आप इसका प्रयोग करोगे तो मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारे भौतिक गुण हैं जो हमें याद रखने हैं। इनमें से यदि आपने 4 या 3 भौतिक गुण भी याद रख लिए तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है बेटे। भौतिक गुण के बाद अब हम आते हैं रासायनिक गुण पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई एक तो बनाने की विधियां आपको आनी चाहिए, उनके केमिकल रिएक्शंस आने चाहिए, और एक आने चाहिए आपको रासायनिक गुण, क्योंकि इनमें भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम किसी यौगिक का अध्ययन करते हैं तो बेटे मुख्य रूप से 2 ही चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए ज्यादा। एक तो बनाने की विधियां और एक रासायनिक गुण, क्योंकि बनाने की विधियों में भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और रासायनिक गुणों में भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो रासायनिक गुणों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर 1। वैसे तो मैंने बहुत सारे आपको गुण सिखा रखे हैं, पर आप यहाँ सबसे पहले सीखोगे सोडियम से क्रिया, कि CH3OH सोडियम से कैसे क्रिया करता है। मैंने आपको रिएक्शन सिखा रखी है। देखो ये है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल है। जब आप इसकी सोडियम से क्रिया करते हो तो सोडियम क्या करता है, इस H को यहाँ से हटा देता है, और मेन प्रोडक्ट हमारे पास आता है CH3ONA। पता है ना, सोडियम मिथॉक्साइड। लिख दूं मैं इसका नाम? इसका नाम है, आप नीचे लिख लेना, सोडियम मिथॉक्साइड। आप इसके फार्मूले के नीचे लिखना नाम यहाँ, सोडियम मिथॉक्साइड। और ये H है, ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में अलग हो जाता है। इसे मैं हाफ H2 लिख सकता हूँ ना, H को हम लिख सकते हैं हाफ H2। ठीक है, ये तो होगी सोडियम से क्रिया। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे एसिटिक एसिड से क्रिया। एसिटिक एसिड से क्रिया। बेटे ये जो एसिटिक एसिड से क्रिया है इसे एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट है बेटे, मैं लिख दूं यहाँ, चलो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड से क्रिया या एस्टरीकरण आप कैसे करोगे, मैंने आपको सिखाया है पहले भी, पर फिर भी आप देख लो। ये तो एसिटिक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड, और यहाँ लिख दूं मैं एल्कोहल। एल्कोहल देखियो जरा, CH3OH मैंने उल्टा करके लिखा है, CH3OH। एसिटिक एसिड का फार्मूला है, ये एल्कोहल है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। ये चीज सिखा रखी है मैंने पहले भी। तो H2O निकला है एज ए साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप नीचे लिख सकते हो साइड प्रोडक्ट को -H2O। एक चीज ध्यान रखना है कि जहां भी H2O निकलता है, H2O अलग करना हो तो आप कंसंट्रेट H2SO4 यूज कर सकते हो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक निर्जली कारक के रूप में कंसंट्रेट H2SO4 यूज कर सकते हो, या फिर निर्जल जिंक क्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हो, या एल्यूमिना का प्रयोग कर सकते हो। मैंने आपको बता रखा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, निर्जली कारक जो प्रमुख हैं बता रखे हैं ना सारे। तो यहाँ हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 का। मेन प्रोडक्ट बताओ, CH3COOCH3। मेन प्रोडक्ट यहाँ बनेगा CH3COOCH3, ये बनता है मेन प्रोडक्ट। नाम तो बता दोगे, ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, एसीटेट। इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। और आपको पता है RCOOR, मिथाइल एसीटेट एक एस्टर है। क्या है, एस्टर। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एस्टर बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। इसलिए इसका नाम एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन है। ठीक है बेटे। अच्छा, नंबर 3, तीसरा रासायनिक गुण एक और सीखो, एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया। ये भी एस्टरीफिकेशन ही है, इसे भी आप एस्टरीकरण ही कहोगे। ठीक है, ध्यान से सुन लिया करो ये बातों को जो मैं बोलता रहता हूँ बीच बीच में। देखो एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला तो मैंने आपको सिखा रखा है, CH3COCl, ये है एसिटाइल क्लोराइड।
जब इसका रिएक्शन आप CH3OH से करोगे, उल्टा लिखता हूं मैं CH3OH को रिएक्शंस में, तो क्या होगा, यहां से Cl और यहां से H, ये निकल गया HCl। साइड प्रोडक्ट को आप तीर के नीचे माइनस करके भी लिख सकते हो और यहाँ पर बाद में प्लस करके भी लिख सकते हो। मेन प्रोडक्ट CH3COO CH3COO, बताओ इसमें भी एस्टर बना है या नहीं बना है? जिस जिस रिएक्शन में एस्टर बनता है उस रिएक्शन को आप एस्टरीकरण कह सकते हो। इसका नाम क्या है? मिथाइल एसीटेट ही है, ये ऊपर वाला ही तो कंपाउंड बना है, मिथाइल एसीटेट। ठीक है, मिथाइल एसीटेट। यदि IUPAC में बताओगे तो इसका नाम होगा मिथाइल इथेनोएट। क्या नाम होगा बेटे? मिथाइल इथेनोएट। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगले गुण बताऊंगा मैं आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 4 पे हम सीखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड की क्रिया। CH3OH एसिड एनहाइड्राइड से कैसे रिएक्शन करता है? ध्यान से देखेंगे सब बच्चे कि एसिड एनहाइड्राइड से कैसे क्रिया करता है। बेटे एसिड एनहाइड्राइड तो आपको पता है, CH3CO और यहाँ O है। ये कौन सा एनहाइड्राइड है? एसिड में भी एसिटिक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन सा है बेटे? एसिटिक एनहाइड्राइड। जब इसके ऊपर रिएक्शन करेगा CH3OH, ध्यान से देखियो जरा, तो यहां से टूटेगा इसका बॉन्ड। रिएक्शन करा रखा मैंने पहले भी, और ये वाला बॉन्ड आप यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ोगे जब भी आप प्रोडक्ट बना दोगे। यहां तो आपको जो है OCH3 जोड़ना है, OCH3 यहां जुड़ गया, और O की तरफ कौन जुड़ गया? H। तो एक तो बना CH3COOH, एक तो बना CH3COOH। क्या नाम है इसका बताओ? इसका नाम है एसिटिक एसिड। एक तो बना है एसिटिक एसिड प्लस, एक क्या बना है? CH3COOCH3। एक बना है CH3COOCH3। क्या नाम है बताओ? इसका नाम आपको बताइए, बार बार हम लिख रहे हैं, मिथाइल एसीटेट, जो एक एस्टर है। और इस रिएक्शन को भी आप एस्टरिफिकेशन कह सकते हो। नंबर 5, पांचवा देखो रासायनिक गुण बेंजीन। ध्यान से देखियो बेटे जरा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कैसे क्रिया करता है CH3OH? ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखो बेटे, C6H5SO2Cl ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जब इसका रिएक्शन CH3OH के साथ होता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा रिएक्शन। आ गया ना समझ में? यहां से Cl और यहां से H, ये निकल जाएगा HCl साइड प्रोडक्ट। चलो यहां लिख रहा मैं, HCl निकल गया। मेन प्रोडक्ट बनेगा C6H5SO2, C6H5SO2, उसके बाद O, और फिर क्या है? CH3। देखो इस तरह का कंपाउंड बनेगा, C6H5SO2O CH3। इसका नाम है मिथाइल बेंजीन सल्फोनेट। इसका नाम है, यहां लिख दूं बेटे, मिथाइल, आप नीचे लिख लेना बेंजीन सल्फोनेट। कोई भी यौगिक का नाम लिखना हो उसके नीचे लिखना चाहिए। बोर्ड पे जगह कम होने के कारण लिखता हूं मैं ऐसे नाम, मिथाइल बेंजीन सल्फोनेट। और एक चीज का ध्यान ये भी रखना चाहिए बेटे, आप जितना ज्यादा नाम लिखोगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपको, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि नाम लिखते रहो बार बार। नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया। बेंजोइल क्लोराइड,
इन रिएक्शंस को कभी भी एक क्रम में याद नहीं करना चाहिए कि आप शुरू से लेके पहले नंबर पे ये रिएक्शन पढ़ी थी, दूसरे पे ये पढ़ी थी, तीसरे पे ये पढ़ी थी। इस तरह कभी भी याद नहीं करना चाहिए। रिएक्शंस करनी आनी चाहिए पर उनका सीक्वेंस याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको करनी आनी चाहिए रिएक्शन, कि यदि एग्जाम में आ जाए कि आपको इसका रिएक्शन इसके साथ करना है तो आप कर सको। बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया, बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया मैंने आपको सिखाई थी। C6H5COCl होता है बेंजोइल क्लोराइड। जब इसके ऊपर आप रिएक्शन करोगे CH3OH का, देखो उल्टा करके लिख रहा मैं बार बार CH3OH, तो क्या होगा बेटे, आपको पता है कि यहां भी क्या निकल जाएगा, HCl। HCl निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5COOCH3, C6H5COOCH3, यही तो बनेगा। अब बताओ, ये CH3 जो लास्ट में लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, मिथाइल, और ये कौन सा ग्रुप है, मैंने सिखाया था बेंजोएट, तो इसका नाम मिथाइल बेंजोएट है जो कंपाउंड बना है, मिथाइल बेंजोएट। जैसे मिथाइल एसीटेट होता है, देखो मिथाइल एसीटेट, मिथाइल बेंजोएट। ठीक है बेटे। नंबर 7 वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरा। नंबर 7 पे हम पढ़ेंगे सैलिसाइलिक एसिड से क्रिया, सैलिसाइलिक एसिड से क्रिया, कि ये सैलिसाइलिक एसिड से कैसे क्रिया करता है। अब कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर सैलिसाइलिक एसिड का फार्मूला ही नहीं हमें पता। इसकी बेटे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखो ऐसा होता है, सैलिसाइलिक एसिड, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के टॉप पे OH है तो फिनॉल है, और यहाँ है COOH, ये होता है सैलिसाइलिक एसिड। यदि इसके ऊपर आपने रिएक्शन कर दिया ना CH3OH का, ध्यान से देखियो, इसके ऊपर CH3OH का रिएक्शन करना है, चलो मैं उल्टा ही करके लिख दूं CH3OH। अब आपको समझना पड़ेगा, यदि आप इसके ऊपर मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करोगे तो आपको पता है कि यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से निकलेगा H, क्योंकि अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात मैंने आपको सिखा रखी है। इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2O निकलेगा और यहाँ आ जाएगा COOCH3, यानी कि बेंजीन रिंग तो ये है और इसके टॉप पे OH है और यहाँ आ गया COOCH3। तो इस तरह का कंपाउंड हमें मिलता है। इसे आप कह सकते हो, ये तो सैलिसिलिक एसिड था, सैलिसिलिक एसिड के ऊपर CH3 जुड़ गया मिथाइल, तो मिथाइल सैलिसिलेट ही तो बना। इसे आप कह सकते हो मिथाइल, देखो जरा ध्यान से, यहां से बना रहा मैं, मिथाइल सैलिसिलिक एसिड था ना, सैलिसाइलेट, मिथाइल सैलिसाइलेट बनेगा ये कंपाउंड। ठीक है बेटे। अच्छा, मिथाइल सैलिसाइलेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि बेटे इसे जो है ना, कहाँ लिखूं, यहीं लिख दूं नीचे, इसे बेटे विंटर ग्रीन ऑयल भी कहते हैं, विंटर ग्रीन का तेल, और इसमें से बहुत अजीब स्मेल आती है। ये पेपर में इसलिए पूछा जाता है, विंटर ग्रीन ऑयल कहते हैं मिथाइल सैलिसिलेट को। ठीक है, ध्यान रखोगे बेटे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब बच्चे ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आ जाओ आप नंबर 8 पे। नंबर 8 पे हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ज्यादातर रिएक्शन बेटे मैंने आपको सिखा दी है पहले ही। जिन बच्चों को एक निश्चित क्रम में पढ़ने की आदत है ना, उनके बहुत मजे आ रहे होंगे इस समय, उन्हें रिएक्शन समझने में अच्छा लग रहा होगा। देखो कोई भी ग्रिग्नार्ड ले लो, जैसे मान लो हमारे पास RMgX है, ये एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। जब इसका रिएक्शन CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल के साथ होता है ना, तो मिथाइल अल्कोहल के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो आपको मैंने सिखाया था, तो क्या सिखाया था कि बनता है एल्केन। RH बताया था ना कि RH बनता है, तो ये RH बनेगा, मेन तो RH है, देखो RH बनता है जिसे आप कहते हो एल्केन। ठीक है, और ये CH3OMgX,
CH3OMgX निकलता है साइड प्रोडक्ट, मिथॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब आप R की जगह CH3 ले लो, X की जगह Cl ले लो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो आप। एल्काइल ग्रुप कोई सा भी ले सकते हो, और X माने हेलोजन कोई सा भी ले सकते हो। नंबर 9 पे हम पढ़ेंगे बेटे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। देखो यदि आप ऑक्सी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी लिख दूं यहाँ इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिखा रखा है मैंने सब कुछ आपको। देखो ध्यान से देखना, मान लो आपके पास सामने ही लिख दूं, नीचे जगह नहीं बची, CH3OH है, मिथाइल अल्कोहल। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से, और ऑक्सीजन ये वाला जो हम जिससे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं H2O निकलेगा। क्या बनेगा? CH2O। ये CH2O बना है। इस CH2O का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है HCHO। क्या है बताओ? ये तो फॉर्मल्डिहाइड है। आप लिख सकते हो ये तो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और फॉर्मल्डिहाइड का तो फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन होना है, क्योंकि आपको सिखा रखा है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑक्सीजन ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा और बनेगा HCOOH। बताओ क्या बना है? HCOOH को आप क्या कहते हो? फॉर्मिक एसिड। क्या बना बेटे? फॉर्मिक एसिड। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है जब CH3OH का ऑक्सीकरण करते हैं, या CH3OH से HCOOH, यानी कैसे प्राप्त करोगे मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मिक एसिड, तो भी आपको यही रिएक्शन लिखनी है। इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे एग्जाम में। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 10 पे हम पढ़ेंगे बेटे डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन को आप कहते हो, हिंदी में कह सकते हो विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी यौगिक में से आपको हाइड्रोजन निकालनी हो बाहर, हाइड्रोजन गैस, तो आप उस यौगिक को किसके साथ गर्म करते हो बताओ? मैंने सिखा रखी है ना ये बात, कि आपको पानी निकालना हो तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर दो, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे निर्जलीय कारक हैं। आपको HX निकालना हो, हाइड्रोजन हैलाइड, तो एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दो, और आपको हाइड्रोजन निकालनी हो तो कॉपर के साथ गर्म कर दो। ये चीज सिखा रखी है ना आपको, बार बार सिखाता हूं मैं इन चीजों को। तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब आपको विहाइड्रोजनीकरण करना है, हाइड्रोजन निकालनी है। तो ये आपका है CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल है। यदि आप इसे गर्म कर दोगे कॉपर के साथ, या रक्त तप्त कॉपर पे प्रवाहित कर दोगे, तो एक H तो यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, ये निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, और आपके पास बचेगा CH2O। क्या बचेगा? CH2O ही तो बचेगा बेटे, CH2O। इस CH2O की असलियत ये है, देखो HCHO, देखो CH2O, और नाम आपको पता है इसका क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है बेटे। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। तो यदि आप CH3OH का डिहाइड्रोजिनेशन करते हो तो आपको फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब CH3OH को रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है, या CH3OH को कॉपर के साथ गर्म किया जाता है, या कैसे प्राप्त करोगे मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड। इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में। देखो बेटे 11 नंबर, कंसंट्रेट HCl से क्रिया देख रहे कैसे करता है। कंसंट्रेट HCl से क्रिया, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। HCl, HX वाले तो सारे रिएक्शन मैंने आपको सिखाई दिए थे। देखो ये CH3OH है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि मैं एसिड हूं, और HCl आया इसके सामने, HCl भी कह रहा कि मैं एसिड हूं। पर सवाल ये है कि इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ही अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, जो ज्यादा प्रबल अम्ल होगा वही अपना अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करेगा।
इस चीज को भी मैंने आपको सिखाया है राइट साइड में ब्लॉक बना के, जो नोट्स आपके पूरे हैं। तो क्या होता है, हमें पता है कि अल्कोहल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है जितने इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो एसिडिक करेक्टर ये शो करेगा, इसे मजबूरी में बेस बनना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो इसमें से OH निकलेगा और इसमें से निकलेगा H। तो क्या होगा, यहाँ आपका मेन प्रोडक्ट आएगा CH3Cl और साइड प्रोडक्ट आएगा H2O। बस इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहां जो है बेटे, आप निर्जल जिंक क्लोराइड प्रयोग कर सकते हो। निर्जल जिंक क्लोराइड का आप प्रयोग कर सकते हो। क्यों प्रयोग कर सकते हो? इसलिए प्रयोग कर सकते हो क्योंकि निर्जल जिंक क्लोराइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसने H2O को अलग करने में हेल्प की है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से ये आपको कंसंट्रेट HCl से क्रिया करनी है। नंबर 12 पे हम पढ़ेंगे बेटे। अच्छा, जब आपने HCl से क्रिया कर ली तो आप HBr से तो क्रिया कर ही लोगे। HBr से क्रिया बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी ऐसी ही रिएक्शन करता है जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड करता है। कैसे? ये तो लिखा CH3OH मिथाइल अल्कोहल, ये लिख दिया हमने HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये तीर के ऊपर मैं लिख दूं निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2। क्या होगा, यहां से OH और यहां से H निकलेगा। आप इसे साइड प्रोडक्ट को तीर के नीचे भी तो लिख सकते हो, ऐसे एक ही तो बात है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। मेन प्रोडक्ट आएगा CH3Br। नाम तो पता ही है आपको, इसका नाम बता सकते हो मिथाइल क्लोराइड, या आप इसे कह सकते हो क्लोरोमीथेन। मिथाइल क्लोराइड कह दो या क्लोरोमीथेन कह दो। अब बताओ इसका नाम बता सकते होगे। इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है बेटे? मिथाइल ब्रोमाइड है, या आप इसे ब्रोमोमीथेन भी कह सकते हो। अब आ जाओ आप तीसरे गुण पर, ध्यान से देखना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दो चलो यहाँ इंपॉर्टेंट। अब हम सीखेंगे ठंडे HI से क्रिया। ठंडे HI से क्रिया ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, पेपर में सवाल पूछा जाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन वैसे तो ऐसा ही होगा जैसे करता है HCl HBr, पर यदि ठंडा HI है, ठंडा हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो रिएक्शन कुछ अलग तरह का होता है। देखो ये है CH3OH है, और आप जब ठंडे HI से क्रिया करोगे तो दो HI के अणु यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे कि ये दो बॉन्ड, यहाँ का जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, दो H हैं, एक H तो इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा। ध्यान से देखते रहियो, मैंने कितने HI लिए हैं? दो। यदि ठंडा HI है, एक H इधर एक H इधर, ये क्या बना बताओ? ये बना है CH4 मीथेन गैस प्लस ये क्या बना है? ये बना है H2O। अब सवाल ये है कि दो H का तो कंजप्शन हो गया है, दो H की तो खपत हो गई है, दो I तो बचे हैं। ये जो बेटे दो I बचते हैं ना, ये I2 के फॉर्म में निकल जाते हैं। किस फॉर्म में? I2 के फॉर्म में। तो ठंडे HI से ऐसे क्रिया होती है। अब यदि कोई आपसे पूछ लो कि ठंडा HI यदि ना हो, गर्म ही हो या नॉर्मल टेम्परेचर का हो, गर्म HI से क्रिया, तो बेटे गर्म HI की क्रिया बिल्कुल नॉर्मल होगी, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं लिख सकता हूं कि ये तो CH3OH है मिथाइल अल्कोहल, और इसका हमें रिएक्शन करना है HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। चलो तीर के ऊपर डेल्टा लिख दूं जिससे आपको पता रहे कि गर्म है। तो ऐसा ही रिएक्शन होगा जैसा HCl HBr का था, CH3I बनेगा, CH3I, और साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? H2O। CH3I का नाम तो आपको पता ही है, CH3 माने मिथाइल और I का मतलब आयोडाइड, तो मिथाइल आयोडाइड मेन प्रोडक्ट है और H2O यहाँ क्या है? साइड प्रोडक्ट। इस चीज का आपको बेटे पता होना चाहिए कि रिएक्शन आखिरकार होती कैसे है। मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे तो रटते ही हैं,
ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इन रिएक्शंस में रट्टा मारते हैं, उन्हें समझते ही नहीं है कि कैसे होती है रिएक्शन। चलो अच्छा, एक बहुत अच्छा रिएक्शन करेंगे, PCl3 से क्रिया, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ये रिएक्शन मैंने पहले कई बार सिखाई है आपको। मैंने सिखाया जब भी PCl3 से क्रिया करना है तो आप क्या करोगे, एल्कोहल के 3 अणु लोगे। एल्कोहल के कितने अणु लोगे, 3। PCl3 से जब भी क्रिया करनी हो तो एल्कोहल के 3 अणुओं की आवश्यकता होती है। और इसके ऊपर जब PCl3 रिएक्शन करता है तो ये तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं। कितने Cl हैं, 3। 3 Cl इधर जुड़ेंगे, P अकेला इधर जुड़ेगा। 3 CH3 हैं, 3 Cl हैं, तो 3 तो बनेंगे मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, मिथाइल क्लोराइड। और H3PO3, H कितने हैं, 3, P कितना है, 1, O कितने हैं, 3, तो H3PO3 बनता है। इसका नाम तो पता है आपको, CH3 मीन्स मिथाइल और Cl मीन्स क्लोराइड, ये तो मिथाइल क्लोराइड हो गया। ये बताओ, H3PO4 होता तो फास्फोरिक एसिड, H3PO3 है तो फॉस्फोरस, फास्फोरस एसिड। क्या नाम है बेटे, फास्फोरस एसिड है इसका नाम। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले रिएक्शंस बताऊंगा फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 16 पे हम पढ़ेंगे बेटे आपकी पसंदीदा रिएक्शन PCl5 से क्रिया। PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, और PCl3 क्या होता है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। देखो ये आपका CH3OH है, CH3OH। इसके ऊपर रिएक्शन करना है हमें PCl5 का। जब भी आप PCl5 का रिएक्शन करते हो तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं ऐसे। कितने Cl हैं, 5। एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, और बीच में जुड़ेगा PCl3। देखो सबसे पहले क्या बना है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस, बीच में क्या बना है, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, और लास्ट में क्या बना है, HCl। बताओ, ये तो रिएक्शन कर लोगे आप। उसके बाद नंबर 17 पे आ जाओ आप। नंबर 17 थायोनाइल या थायोनिल कह दो, एक ही बात है। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, ये भी सिखा रखा है आपको। ये ज्यादातर रिएक्शन, क्या सारी रिएक्शन ही मैंने सिखा रखी है आपको पहले से ही। थायोनिल क्लोराइड से कैसे रिएक्शन होती है, देखो हम पढ़ रहे हैं CH3OH, और थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2, और ये रिएक्शन करता है PCl5 की तरह। ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, एक Cl इधर, एक Cl इधर, 2 थे ना Cl, अब क्या बचा, SO जुड़ जाएगा यहाँ। बताओ क्या क्या बना, सबसे पहले क्या बना, CH3Cl प्लस, ये कौन सी गैस बनी बीच में, SO2 गैस प्लस, यहाँ क्या बना, यहाँ बना है HCl। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है थायोनिल क्लोराइड के साथ। नंबर 18 पे हम सीखेंगे बेटे अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, ये भी मैंने सिखा रखी है अमोनिया से क्रिया आपको, पर एक स्टेप में यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। ये CH3OH है, और अमोनिया लिख रहा मैं बेटे, अमोनिया को ऐसे लिख दूं क्या, HNH2। देखो NH3 को आप HNH2 की तरह लिख सकते हो, और यहाँ भी क्या निकलेगा बाहर, देखो क्या निकलेगा, H2O। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ निर्जल ZnCl2, आप यूज कर सकते हो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक निर्जली कारक के रूप में। ये H2O को रिमूव करने में हेल्प करता है। मेन प्रोडक्ट बनता है CH3NH2। CH3NH2 क्या नाम है बेटे इसका, CH3 को आप कहते हो मिथाइल, NH3 को आप कहते हो एमीन, मिथाइल एमीन। क्या बना है, मिथाइल एमीन। अब आ जाओ आप नंबर 19 पे।
Al2O3 एल्यूमिना, एल्यूमिना ही तो कहते हैं इसे, एल्यूमिना से क्रिया, लिख दूं यहाँ एल्यूमिना, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी आप इसे कह सकते हो। ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ध्यान रखना है आपको। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसे रिएक्शन होती है? ये लिख दिया मैंने CH3OH, ध्यान से देखेंगे, और ये भी लिख दिया CH3OH। CH3OH के कितने अणु लिए? 2 अणु। ये लिख दिया Al2O3 एल्यूमिना। तो एल्यूमिना के साथ यदि आप 250 डिग्री सी पे इसे गर्म करोगे, 250 डिग्री सी पर, तो एक में से तो निकल जाएगा H और एक में से निकल जाएगा OH, क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मेन प्रोडक्ट आएगा CH3OCH3, मिथाइल ओ मिथाइल, ठीक है, और साथ में निकलेगा H2O। पता है ना इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, या आप इसे कह सकते हो मिथाइल मिथाइल ईथर, या फिर आप इसे कह सकते हो मिथॉक्सी मीथेन। IUPAC में इसका नाम क्या होता है? मिथॉक्सी मीथेन। अच्छा, एक रिएक्शन और देखो आप। अब हम सीखेंगे कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया। कंसंट्रेट H2SO4 से कैसे रिएक्शन करता है CH3OH? ध्यान से देखना आपको। ये हमारे पास है CH3OH, ये CH3OH है, और ये रिएक्शन करी हमने H2SO4 के साथ। बस यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास ये ठंडा सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ से निकलेगा H2O, ये लिख दिया मैंने, H2O निकला है। मेन प्रोडक्ट आया CH3HSO4, CH3HSO4, ठीक है। मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, चलो नाम लिख दूं इसका, मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है बेटे। और यदि आपके पास थोड़ा गर्म है, जैसे मैं कह दूं CH3OH, ये है, उल्टा करके लिख दूं CH3OH को, यहां हमने गर्म किया है, और हमने गर्म किया है लगभग 140 डिग्री सी पर, और लिख दूं कंसंट्रेट H2SO4 है यहाँ, जिसकी उपस्थिति में गर्म किया है, तो यहां से H निकल जाएगा और यहां से OH, तो यहां भी तो H2O ही निकला है, पर यहां क्या बना है? CH3OCH3, CH3OCH3। नाम तो बता ही दिया मैंने इसका, क्या होता है CH3OCH3 का नाम? डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, या आप कह सकते हो मिथाइल मिथाइल ईथर, या फिर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है बेटे, मिथॉक्सी मीथेन भी आप कह सकते हो। अच्छा, एक रिएक्शन और बताऊंगा आपको, कहाँ बताऊं, जगह नहीं बची इससे, यही बता दूं चलो। नंबर 21, नंबर 21 है दहन। दहन मैंने आपको पहले भी सिखाया है। बस हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी अल्कोहल को यदि आप गर्म करोगे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा? 2 ही चीज बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस चीज को दिमाग में घुसा लो बिल्कुल। यदि आपके पास कोई भी अल्कोहल हो या कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक होना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ नहीं है, या हाइड्रोजन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। यदि इन 3 तत्वों वाले किसी भी यौगिक को आप गर्म करते हो वायु के साथ, यानी उसे जलाते हो, तो जलाने पर 2 ही चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बैलेंस करना हो तो आप कर सकते हो, मैंने इससे पहले आपको बैलेंस करवा के लिखवा रखी है रिएक्शन। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो ये थे बेटे रासायनिक गुण, हमने यहाँ पढ़े हैं 20 रासायनिक गुण। बस हमेशा एक बात का ध्यान रखना है
कि इन 20 रासायनिक गुणों में रट्टा नहीं मारना है कि पहले नंबर पे ये था, दूसरे पे ये था, तीसरे पे ये था, चौथे पे ये था, पांचवे पे ये था, 20वें पे ये था। ऐसे बिल्कुल नहीं याद करना है इन्हें। इन रिएक्शंस को केवल समझना है कि इसके साथ इसका रिएक्शन कराया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन कैसे होती है, ये बात समझनी है। इनका क्रम या सीक्वेंस याद नहीं रखना है। ध्यान रखोगे इस चीज को, कभी आप शुरू से रट्टा मारना शुरू कर दोगे, पहले नंबर पे तो ये था, दूसरे पे ये था। आपको रिएक्शन करनी आनी चाहिए। यदि आप रिएक्शन करनी सीख जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो खैर, उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है बेटे, उपयोग में नंबर 1 तो आप ध्यान रखोगे कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में हमने बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनाए हैं CH3OH से। तो पहला उपयोग तो है कि हम बना सकते हैं कार्बनिक यौगिक। और बेटे एक बात मैं और बताऊं आपको, इसका अच्छा उपयोग क्या है। इसका अच्छा उपयोग है पावर एल्कोहल में। पावर एल्कोहल अर्थात ईंधन, ये एक प्रकार का ईंधन है, ईंधन के रूप में। अब ये पावर एल्कोहल पता क्या होता है। पावर एल्कोहल का मतलब होता है कि इसमें 80% तो होता है पेट्रोल, कि 80% तो आप पेट्रोल लो और उसमें 20% मिलाओ आप CH3OH। तो इससे जो मिश्रण आपको मिलता है ना, उस मिश्रण को आप अपने स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक में डाल के चला सकते हो। यानी कि जो पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं उनके लिए एक अच्छा ईंधन है पावर एल्कोहल। तीसरा उपयोग है बेटे, जो गाड़ियों के रेडिएटर होते हैं ना, रेडिएटर में प्रतिशीतक, ध्यान से समझियो, प्रतिशीतक के रूप में। प्रतिशीतक समझते हो आप, प्रशीतक नहीं है बेटे, कभी आप प्रशीतक समझ रहे हो, ये कूलिंग एजेंट नहीं है, कूलेंट नहीं है। प्रतिशीतक का मतलब जो ठंडे देश होते हैं ना, ठंडे देश जहां बहुत ज्यादा सर्दी होती है, वहां कार या कोई भी गाड़ी यदि आप खुले में खड़ी करोगे तो वहां टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। और टेम्परेचर डाउन होने से क्या होता है कि रेडिएटर का जो अंदर का मटेरियल है, रेडिएटर में जो पानी भर रखा है आपने, वो पानी का बन जाता है बर्फ। और जब रेडिएटर में भरे गए पानी का बर्फ बन जाता है तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारा इंजन स्टार्टिंग नहीं हो पाता है, यानी कि हमारी गाड़ी का इंजन काम नहीं करता है। तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा मटेरियल डालना पड़ेगा जिसका हिमांक बहुत कम हो, जो -20 -30 डिग्री सी पर भी ना जम सके। और ऐसा होता है CH3OH। क्या होता है? CH3OH। तो इसलिए रेडिएटर में प्रतिशीतक के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हो किसका? मिथाइल अल्कोहल का। नंबर 4 ध्यान से समझेंगे। एक तो इसका प्रयोग किया जाता है रंजक बनाने में। रंजक किसे कहते हैं? कलर को, जिसे आप कहते हो डाई, रंजक बनाने में प्रयोग किया जाता है। और बेटे औषधि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इससे बनती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका प्रयोग कर सकते हो आप, इसका प्रयोग बेटे सेंट, परफ्यूम या इत्र या सुगंधित पदार्थ, इनमें भी प्रयोग किया जाता है CH3OH का, ठीक है बेटे। और एक तो आप जरूर लिख लेना कि CH3OH का उपयोग किया जाता है कार्बनिक विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में। तो ये इसके उपयोग याद रखने हैं। 5 मैंने लिखवाए हैं, यदि 3 या 4 उपयोग भी आपने याद रख लिए तो आपका काम चल जाएगा अच्छे से। देखो एक चीज और सीख लो आप, CH3OH के परीक्षण कि इसके मुख्य टेस्ट क्या क्या हैं, इसके टेस्ट भी सीख लो आप, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। परीक्षण में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो CH3OH है ना,
CH3OH सोडियम से जब भी क्रिया करेगा, सोडियम से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करी थी इसने, बताओ। सबसे पहला रासायनिक गुण लिखवाया था मैंने, H2 गैस मुक्त करता है। मैं परीक्षण में जितने भी लिखवाऊंगा ना आपको टेस्ट, ये सारे मैंने करा दिए हैं रासायनिक गुणों में, रिएक्शंस में करा दिए हैं। भाई सोडियम से क्रिया तो कराई है, सबसे पहला रासायनिक गुण है। नंबर 2 दूसरा रासायनिक गुण ध्यान रखना है बिल्कुल, यदि कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसकी क्रिया आप सैलिसिलिक एसिड से कराओगे ना। देखो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में सैलिसिलिक एसिड से क्रिया करके क्या बनाया था बताओ इसने क्या बनाया था बताओ, याद होगा आपके, विंटर ग्रीन ऑयल बनाया था नहीं, विंटर ग्रीन ऑयल बनाता है। और इसकी पहचान कैसे होगी, इसकी पहचान होगी इसकी विशिष्ट गंध से, जिसकी गंध विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मतलब जिसे अलग पहचानना जा सके कि हाँ यार ये गंध तो विंटर ग्रीन ऑयल की है, इसकी विशिष्ट गंध होती है। ठीक है, या इस तरह लिख दो, जिसकी गंध विशिष्ट होती है, स्पेशल उसमें से स्मेल आती है। तो ये भी एक तरीका है टेस्ट करने का CH3OH को। और तीसरा तरीका देखो क्या है, वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं। तीसरा तरीका यह है कि यह है अम्लीय K2Cr2O7। अम्लीय K2Cr2O7 का मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको पता है क्या है, एक ऑक्सीकारक ही तो है बेटे। भाई K2Cr2O7 प्लस H2SO4 दोनों आपस में रिएक्शन करके नवजात ऑक्सीजन देंगे, और नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, CH3OH का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो हमने लिखा यह है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर आप कोई पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय नहीं मिलेगा तो आप रक्त तप्त कॉपर ले लो के साथ क्रिया करके क्या बनाता है बताओ। दोनों रिएक्शन करा रखी है आपको, HCHO बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। यदि आपने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया CH3OH का तो भी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, या CH3OH को आपने रक्त तप्त कॉपर पे प्रवाहित कर दिया तो भी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड की पहचान पता कैसे होगी, जिसकी गंध बहुत तेज होती है। तेज या तीखी लिख दूं, चलो, या विशिष्ट लिख दूं, क्या पता आपको कैसा लगेगा। लैब में जब जाओगे तो देखना जाके फॉर्मल्डिहाइड की गंध कैसी होगी, आपको बहुत अजीब लगेगी। उसकी बहुत तेज गंध आएगी, बहुत तेज शार्प स्मेल होगी उसकी बहुत। अच्छा, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे ये हमारा कंप्लीट हुआ है CH3OH अर्थात मिथाइल अल्कोहल, या आप इसे कह सकते हो मीथेनॉल। बस बेटे हमेशा लाइफ में एक चीज ध्यान रखना कि आपको मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। यदि आप मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो आपका नाम रोशन होगा, आपके मम्मी पापा, आपके परिवार का, आपके गांव का, आपके गली मोहल्ले का नाम रोशन होगा, और ऐसा होने से आपके शहर का नाम रोशन होगा, और आपके शहर का नाम रोशन होने से आपके प्रदेश का नाम, आपके देश का नाम रोशन होगा। मतलब आपके मेहनत करने से देश तरक्की करता है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। कभी आप सोचते हो कि आप मेहनत करते हो तो आप ही तरक्की करते हो,
यदि आप तरक्की करते हो तो पूरा देश तरक्की करता है। इस बात को दिमाग में बेटे घुसा लो बिल्कुल एकदम। और आप तरक्की कैसे करोगे? जब आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, या पढ़ाई करने के बाद जिस भी काम को करोगे, किसी सर्विस में जाओगे या किसी बिजनेस को स्टेबल करोगे, यदि वहां भी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तरक्की आप तो करोगे ही, पर आपके साथ साथ आपका देश भी बहुत तेजी से तरक्की करेगा। किसी भी देश की तरक्की डिपेंड करती है उस देश के बच्चों के ऊपर कि बच्चे कितने मेहनती और ईमानदार हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।